अब चलिए आइए हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। Central bank is an apex bank in the economy which is entrusted with the task to control, regulate, and supervise the entire banking operations of all the commercial banks, including formulations and implementation of monetary policies in the economy. The Central Bank of India is Reserve Bank of India, RBI. देखिए क्या बोल रहा है, सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स बैंक है, सबसे ऊपर है वो। ठीक है, अब इसका काम क्या है? कंट्रोल करना, रेगुलेशंस देना, सुपरवाइज करना, बैंक में जितना भी काम होगा, पूरा बैंकिंग ऑपरेशन। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जितना भी बैंक्स में काम होगा उसको ऑपरेट कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा उस देश का। भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो बनाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मनी का क्रिएशन है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अब क्या क्या फंक्शंस है सेंट्रल बैंक का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगर मैं भारत की बात करूं तो बैंकिंग ऑफ इशूइंग कर और करेंसी, बैंक ऑफ इशूइंग और करेंसी है ये। कैसे? Every central bank of an economy is the sole authority to issue currency. अब हर एक इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है, भारत के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी के पास सिर्फ अधिकार होता है कि वो करेंसी इशू करे। कहने का मतलब पैसा जो नोट होता है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में इशू कर सकता है। The currency issued by the central bank is backed by minimum receipts of assets like gold coins and gold bullions and foreign exchange etc. kept with the central bank. अब वो जो करेंसी इशू कर रहा है सेंट्रल बैंक, वो कैसे बैकअप होगा? वो अपने मन से कुछ भी तो इशू नहीं कर सकता, तो वो बैकअप होगा कि मिनिमम उसके पास कितना एसेट्स रिसीव हुआ है, गोल्ड कॉइन्स के हिसाब से, गोल्ड बुलियंस के हिसाब से, फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से। ठीक है, द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ इंडिया इन represents the minimum backing of 200 crores by RBI, out of which rupees 115 crores worth of gold and 85 crores worth of foreign exchange securities are kept under RBI, the monetary authority of India. अब देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो इंडिया का है उसमें यह पता चला कि जो मिनिमम बैकिंग है वो 200 करोड़ का है आरबीआई का, जिसमें 115 करोड़ का उसके पास गोल्ड है और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज है उसके साथ। किसके साथ? आरबीआई। कौन है ये? द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ सोल इशू of currency has certain benefits like uniformity in currency, better monitoring and control over money supply and public trust and confidence in the currency issued and circulated. अब देखिए ये सोल अथॉरिटी है करेंसी का, तो इसके फायदा क्या होगा कि जितना भी करेंसी होगा वो एक जैसा होगा, इसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सकेगा, इसको कंट्रोल किया जा सकेगा कि मनी किस तरह से सप्लाई करना है, कैसे करना है। साथ ही साथ लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी होगा जो करेंसी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है बैंकर टू द बैंक्स। अब जितने भी बैंक हैं उनका बैंकर है ये। ठीक है, द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? जितने भी बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स उनका बैंकर है, सबके ऊपर है। ये कैसे है, क्या क्या काम करता है वो देखिए। कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, CRR। जो कैश रिजर्व है कमर्शियल बैंक का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में रहता है। Lender of the last resort in the sense that if a commercial bank fails to generate enough cash from its own sources, it approaches the central bank as a last resort. The central bank in turn may grant loans and advances to the needy bank. अब देखिए लेंडर है ये बैंकों का। मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि कमर्शियल बैंक जितना उसको कैश चाहिए उतना वो डिपॉजिट्स के थ्रू या लोन्स में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब के थ्रू वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा पैसा के लिए? वो जाएगा सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया में बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को, जो नीडी बैंक है जिनको जरूरत है पैसा का, उनको लोन्स दे सकता है, एडवांस दे सकता है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज सेंट्रल क्लियरिंग हाउस फॉर द कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक्स का सेंट्रल क्लियरिंग हाउस के रूप में भी काम करता है। आगे देखिए बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इंडिया के केस में वो क्या है, गवर्नमेंट का भी बैंकर है. एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक कैरीज ऑल द बैंकिंग बिजनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. अब देखिए, आप जिस देश में रहते हो वहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको जितना भी उसका बैंकिंग बिजनेस है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन चला रहा है? वो सेंट्रल बैंक चला रहा है. भारत के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट मेंटेन्स करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर कीपिंग कैश बैलेंसेस एंड ऑल्सो मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या करता है? गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट है उसमें कितना कैश बैलेंस है मेंटेन करता है, रखता है, पेमेंट को देता है, पेमेंट रिसीव भी करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में. इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट. सरकार को ये लोन्स भी देता है, एडवांसेस भी देता है जरूरत पड़ने पर. इट ऑल्सो एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. सरकार के लिए ये फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम करता है. नेक्स्ट, custodian of the stock of gold and foreign exchange reserves of the nation. अब नेशन, अभी फिलहाल मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया एज अ नेशन हम लोग देख रहे हैं, तो उसका जो स्टॉक है गोल्ड का और फॉरेन एक्सचेंज का, वो किसके कस्टडी में है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टडी में है. दिस फंक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट as fixed by the government and also enforcing exchange control and other regulations for a favorable balance of payments for the economy. अब ये जो फंक्शन है ये क्या करता है? स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है एक्सचेंज रेट का, जो कि गवर्नमेंट फिक्स किया है. साथ ही साथ जो एक्सचेंज कंट्रोल है और दूसरा जो नियम कानून बनाया गया है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो सरकार का बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी फेवरेबल रहे, पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव ना हो. नेक्स्ट, और क्या काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, या आप कह सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई. क्रेडिट कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक. अब देखिए, क्रेडिट कंट्रोल करना और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सेंट्रल बैंक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है. थ्रू वेरियस मेथड्स or instruments of credit control, the central bank aims to achieve growth and stability in an economy. अब देखिए, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग तरीके इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक से. तो इससे क्या होता है, जो ग्रोथ है इकोनॉमी का वो होता रहे, इस हिसाब से मेथड्स बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए. ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज. अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, उसको दो कैटेगरी में हम लोग यहाँ बांटे हैं. दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब इनको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. तो मॉनेटरी सप्लाई क्या है? सेंट्रल बैंक का वो पॉलिसी जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है. साथ ही साथ क्रेडिट जो है आपकी इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करना और रेगुलेट करना ये सेंट्रल बैंक करता है. भारत के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. इसका क्या मेथड है? सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. द क्वांटिटेटिव मेथड्स इंक्लूड्स दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड अफेक्ट ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स. अब देखिए, जो क्वांटिटेटिव मेथड है वो क्या है? उसमें हर वो चीज है जो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को और जो इकोनॉमी में जितने भी सेक्शंस हैं उनको इफेक्ट करता है. ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहला बैंक रेट पॉलिसी. अब बैंक रेट पॉलिसी क्या है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक को किस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है वो है बैंक रेट. The increase in bank rate by the central bank increases the cost of funds by the commercial bank, which in turn is passed to their customers. अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक अपना जो बैंक रेट है वो इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक है उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स का रेट इंक्रीज होगा. ओवरऑल जो उसके कस्टमर्स हैं उनको ये पैसा चुकाना होगा. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसेस डिमांड फॉर लोन and thus quantity of credit or money in the economy which excuses aggregate demand in the economy. अब मान लीजिए अगर लोन पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा तो क्या होगा? लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे, तो इससे लोन का डिमांड कम होगा. तो क्या होगा? जो क्वांटिटी है क्रेडिट का या मनी का इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा
और ओवरऑल जो डिमांड है इकोनॉमी की वो भी कम हो जाएगी। बैंक रेट इज इंक्रीज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी and is reduced to fight deflationary situation in the economy। अब बैंक रेट को कब हम लोग बढ़ाते हैं? जब हम लोग को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ठीक है, किसी इकोनॉमी में, और कब कम करते हैं? जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो गया, ठीक है। उस दो सिचुएशन में हम लोग बैंक जो रेट है उसको बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? Open market operation refers to the policy of sale of purchase of government securities in the open market by the central bank। अब देखिए ओपन मार्केट में आपका जो सेल और परचेज हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ठीक है, इसका पॉलिसीज जो है ओपन मार्केट में ऑपरेशन हो रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं। द सेंट्रल बैंक सेल्स एंड परचेज दी सिक्योरिटीज मेनली टू एंड फ्रॉम द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। अब ये जो सेंट्रल बैंक है ये किसको बेचता है और किससे खरीदता है? आम जनता से या कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है और उन्हीं को बेचता भी है। इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इट सेल्स सिक्योरिटीज इन द मार्केट सो दैट एक्सेस लिक्विडिटी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक टू सेंट्रल बैंक। अब अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज बेच देगा मार्केट में, जिससे जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में आ गया है वो पैसा लोगों से सेंट्रल बैंक के पास वापस आ जाए। दिस मेजर कंट्रोल्स द अग्रीगेट डिमांड एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है? जो मार्केट का डिमांड है और इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल होता है। द सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स परचेजिंग सिक्योरिटीज इन द मार्केट टू बूस्ट अग्रीगेट डिमांड एंड फाइट डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो लोगों से सिक्योरिटी खरीदने लगता है, जिससे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है इसलिए बेचने के बाद। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बोल रहा है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो वो क्या करेगा? सिक्योरिटीज को बेचने लगेगा, लोगों से कैश ले लेगा, और जब डिफ्लेशन होगा तो उस केस में वो सिक्योरिटीज परचेज करेगा और लोगों के पास कैश देगा, ठीक है। तो सिंपल ये टर्म्स को याद रखिए। इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इट विल सेल द सिक्योरिटीज, ठीक है। इन केस ऑफ डिफ्लेशन इट विल परचेज द सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है वेरिएबल लीगल रिजर्व रेशियो। द सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स varying CRR and SLR. Increase in LRR reduces credit creation capacity of commercial banks and decrease in LRR increases the power of the banks. LRR is increased during inflation and decreased during deflation. अब देखिए वेरिएबल लीगल रेशियो के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है उसका जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो सेंट्रल बैंक किस कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएटिंग पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, LRR आपका स्टैट्यूटरी लीगल रेशियो, दोनों मिला के आपका लीगल रिजर्व रेशियो बनता है, ठीक है। तो इसको अगर वो बढ़ाता है सेंट्रल बैंक, LRR बढ़ाएगा तो आपका क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा क्योंकि आपका कमर्शियल बैंक का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर वो LRR को कम करेगा तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा जब इन्फ्लेशन होगा तो उस केस में LRR बढ़ाया जाता है, जब डिफ्लेशन होगा तो LRR कम किया जाता है। LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। इसके बारे में थोड़ा ही आगे हम लोग पढ़े थे। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है द क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स ड्यू टू डज नॉट influence the quantity of credit or money in totality but it is directed towards controlling credit in a particular use of credit। अब देखिए जो क्वालिटी है या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट या मनी से, बट इट इज डायरेक्टेड टू अ कंट्रोलिंग क्रेडिट इन पर्टिकुलर यूज ऑफ क्रेडिट। ये पर्टिकुलर क्रेडिट का जो यूज है उसको कंट्रोल करने के टाइम काम आता है। द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल्स आर फॉलोस। अब क्वालिटेटिव मेथड क्या है वो देखिए। सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। द कमर्शियल बैंक्स ग्रांट लोन टू बोरोवर्स अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटीज whose value is more than the value of loans granted। अब देखिए कमर्शियल बैंक किसी को भी तो लोन देंगे नहीं, वो उसी को लोन देंगे जो उनको कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी दे पाए, ठीक है, जो कि वैल्यू ऑफ लोन से ज्यादा हो। कहने का मतलब अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो जो आप सिक्योरिटी देंगे उसका वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन इज कॉल्ड मार्जिन।
अब मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन चाहिए और आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, वो 2 लाख का है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका मार्जिन. इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस लोन एलिजिबिलिटी of the borrower, which central uses at the time of inflation. During deflationary situation, margin requirement is reduced to promote the growth of volume of credit of money in the economy. अब देखिए, जब इन्फ्लेशन होगा उस समय क्या होगा, मार्जिन ज्यादा चाहिए. ठीक है, तो मार्जिन बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा लोन ना मांगे. ठीक है, लेकिन जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि मार्जिन कम कर दिया जाएगा ताकि लोग ज्यादा लोन लें और जो मार्केट में फ्लो हो रहा है कैश का वो ज्यादा अच्छे से हो. नेक्स्ट, मोरल सर्शन. अंडर दिस मेथड सेंट्रल बैंक persuades and pressures the commercial bank to adopt a credit policy which is in line with the overall objective of the economy. अब इस सिचुएशन में क्या है, जिस इकोनॉमी में आप हैं उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल बैंक को बोला जाता है कि आप अपना क्रेडिट पॉलिसी बनाइए ताकि जो आपका देश का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पूरा हो सके. नेक्स्ट, क्रेडिट रैशनिंग. अंडर दिस मेथड सेंट्रल बैंक फिक्सेस मैक्सिमम सीलिंग ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड by the commercial banks either on aggregate basis or for particular use. The rate of interest may vary across sectors or uses. अब देखिए, क्रेडिट रैशनिंग का मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक मैक्सिमम सीलिंग दे देता है कि हाँ आप इतना ही लोन दे सकते हो लोगों को. ठीक है, या तो आप एग्रीगेट बेसिस पे दो या पर्टिकुलरली किसी चीज पे, किसी चीज के इस्तेमाल पे. आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग चीजों के इस्तेमाल पे डिपेंड करेगा. ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब जगह सेम नहीं रहता है.